हेलो स्टूडेंट्स, यह थर्ड ईयर की इकोनॉमिक्स की क्लास है जिसमें हम इकोनॉमिक्स का पहला पेपर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सार्वजनिक वित्त एवं आर्थिक विकास का अध्ययन करते हैं। हम पिछले कुछ वीडियोस में, जैसा कि आपको मालूम है, सार्वजनिक व्यय एक टॉपिक है जिसे शुरू कर चुके हैं। आज उसका हम पार्ट 3 देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने सार्वजनिक व्यय, पब्लिक एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं और सार्वजनिक व्यय के नियम या सिद्धांत क्या हैं। फिंडले शिराज ने, जैसा कि आप देखा, प्रमुख 4 सिद्धांत प्रतिपादित किए और कुछ अन्य अर्थशास्त्रियों ने नए सिद्धांत भी प्रतिपादित किए। इसका अध्ययन कर चुके हैं। इसके पश्चात सार्वजनिक व्यय सभी विकसित और अल्प विकसित देशों में अत्यंत तेजी से बढ़ रहा है। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के कारण क्या हैं, इसका हम अध्ययन कर चुके हैं। इसके पश्चात हमने एक नया टॉपिक प्रारंभ किया था, सार्वजनिक व्यय के प्रभाव। सार्वजनिक व्यय के प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। इसमें कल हमने पढ़ा था उत्पादन पर सार्वजनिक व्यय का क्या प्रभाव पड़ता है, काम करने तथा बचत करने की क्षमता और इच्छा पर सार्वजनिक व्यय का प्रभाव पड़ता है, और विकसित और अल्प विकसित दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं पर सार्वजनिक व्यय अलग अलग तरीके से प्रभाव डालता है। आज हम अध्ययन करेंगे वितरण पर सार्वजनिक व्यय का प्रभाव, इफेक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। अर्थशास्त्र की प्रमुख शाखाएं होती हैं उत्पादन, उपभोग, वितरण, जिसमें वितरण अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक व्यय का वितरण पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। इसके द्वारा वितरण की समस्या को ठीक से सुलझाया जा सकता है। सार्वजनिक व्यय वितरण को 3 तरीके से प्रभावित करता है। पहला है क्षेत्रीय असमानता, रीजनल इनइक्वालिटीज़। पूंजीवादी देशों में सार्वजनिक व्यय के द्वारा क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के लिए 2 तरीके अपनाए जाते हैं। पहला, सरकार को पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास पर अधिक सार्वजनिक व्यय करना चाहिए। इसका प्रभाव यह होगा कि इन क्षेत्रों की जनता की आय में वृद्धि होगी, उनका जीवन स्तर उठेगा और वह विकसित क्षेत्रों के लोगों के जीवन स्तर के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार क्षेत्रीय आर्थिक विषमता दूर हो सकेगी। जैसा कि आपने देखा होगा कि भारत में कुछ राज्य अत्यंत विकसित हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, 7 राज्य हैं, वह काफ़ी पिछड़े हुए हैं। तो वर्तमान सरकार उन राज्यों पर विशेष उनके आर्थिक और सामाजिक ढांचे पर खर्च करती है ताकि वह अन्य राज्यों के बराबर आ सकें। सरकार को कुटीर तथा लघु उद्योगों को आर्थिक सहायता देने के लिए सार्वजनिक व्यय करना चाहिए। इसके फलस्वरूप इन उद्योगों में काम करने वाले लोगों की आय में वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त सरकार कम वेतन पाने वाले लोगों को महंगाई भत्ता, यातायात भत्ता, सस्ते मकान, दूसरी सुविधाएं देकर उनकी वास्तविक मजदूरी को बढ़ा सकती है। आय के इस प्रकार के वितरण से असमानता कम हो सकती है। दूसरा तरीका है औद्योगिक विकास के प्रतिफल का वितरण। सार्वजनिक व्यय के फलस्वरूप औद्योगिक विकास के कारण जो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, उसका भी उचित वितरण किया जा सकता है। सार्वजनिक व्यय के फलस्वरूप देश में सरकारी उद्योगों का विकास होता है। इन उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों को अधिक वेतन दिया जाता है और उन्हें दूसरी सुविधाएं भी अधिक प्राप्त होती हैं। इसका प्रभाव यह होता है कि निजी क्षेत्र के उद्योगों को भी सार्वजनिक उद्योगों का अनुसरण करते हुए अपने श्रमिकों को अधिक वेतन व सुविधाएं देनी होंगी। श्रमिकों के वेतन में वृद्धि होने के फलस्वरूप आर्थिक असमानता में कमी होगी। पब्लिक सेक्टर जो होते हैं वो अपने मजदूरों के लिए, अपने कामगारों के लिए वेतन का एक सही संरचना रखते हैं, उन्हें महंगाई भत्ता देते हैं, प्रोविडेंट फंड वगैरह पे खर्च करते हैं। बाद में यही नियम निजी क्षेत्रों में भी लागू होने लगते हैं, जिससे आय की असमानताएं कम होती हैं। थर्ड है कमजोर वर्ग को लाभ, बेनिफिट टू द वीकर सेक्शन। यदि सरकार देश के धनी वर्ग से करों के रूप में धन एकत्रित करके सामाजिक सेवाएं जैसे शिक्षा, चिकित्सा, बेरोजगारी भत्ता, श्रमिक कल्याण आदि पर सार्वजनिक व्यय करेगी, तो उसके फलस्वरूप निर्धन व्यक्तियों की वास्तविक आय में वृद्धि होगी तथा आय का वितरण अधिक न्यायपूर्ण हो जाएगा। जैसे जो गवर्नमेंट स्कूल खोले जाते हैं, गवर्नमेंट डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल खोले जाते हैं, गरीब लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है और वेलफेयर के लिए, श्रमिकों के वेलफेयर के लिए उनके अंग भंग इत्यादि होने पर उन्हें मुआवजा इत्यादि प्रदान किया जाता है, जिससे गरीब वर्ग को फायदा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है निर्धन वर्ग के कार्य करने की योग्यता में वृद्धि, इंक्रीज इन द एबिलिटी टू वर्क ऑफ द पुअर। सार्वजनिक व्यय की सहायता से गरीब लोगों की कार्य करने की योग्यता में वृद्धि करके भी आय के वितरण को प्रभावित किया जा सकता है।
सार्वजनिक व्यय के द्वारा इस उद्देश्य की प्राप्ति दो प्रकार से की जा सकती है। पहला है प्रत्यक्ष सहायता, डायरेक्ट हेल्प। सरकार निर्धन वर्ग को नकद मुद्रा, वस्तुओं तथा सेवाओं के रूप में प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करती है। जैसा कि आपने देखा, राष्ट्रीय आपदा के समय गरीब वर्ग के जो जनधन के अकाउंट होते हैं उसमें सरकार डायरेक्ट पैसा डालती है। किसानों की सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों को डायरेक्ट सहायता दी जाती है। अप्रत्यक्ष सहायता, सरकार निर्धन वर्ग को सस्ती ब्याज की दर पर ऋण दे सकती है, उन्हें अधिक सामाजिक सेवाएं प्रदान कर सकती है। इसके फलस्वरूप उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, वे अधिक कार्यकुशलता से कार्य कर सकेंगे, उनकी आय में वृद्धि होगी तथा उनका जीवन स्तर ऊंचा हो सकेगा। उपभोग पर प्रभाव, इफेक्ट ऑन कंजम्पशन। वितरण के पश्चात उपभोग अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। सार्वजनिक व्यय का लोगों के उपभोग पर कई रूप से प्रभाव पड़ता है। जब किसी वस्तु के उत्पादन के लिए आर्थिक सहायता देने के लिए सार्वजनिक व्यय किया जाता है तब उस वस्तु का उपभोग बढ़ता है। उसी प्रकार महंगाई भत्ता देने और वेतन बढ़ाने से भी निर्धन व्यक्तियों की उपभोग क्षमता में वृद्धि होती है। फोर्थ पॉइंट है सार्वजनिक व्यय तथा आर्थिक स्थिरता, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था में चक्रीय परिवर्तन आते रहते हैं। इन्हें व्यापार चक्र या ट्रेड साइकिल कहते हैं। इनके फलस्वरूप अर्थव्यवस्था को मंदी तथा तेजी की अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। सार्वजनिक व्यय द्वारा आर्थिक स्थिरता के लक्ष्य को निम्न प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। सार्वजनिक व्यय तथा मंदी, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड डिप्रेशन। मंदी की अवस्था में वस्तुओं की कीमतें तेजी से गिर रही होती हैं, उत्पादन तथा रोजगार में कमी होने लगती है, बेरोजगारी बढ़ जाती है। मंदी के दिनों में उत्पादक तथा उपभोक्ता दोनों निराशावादी हो जाते हैं। इस कारण विनियोग में कमी होती है। मांग की कमी की आशंका के कारण उत्पादक उत्पादन कम करने लगते हैं। दूसरी ओर उपभोक्ता मूल्य में और गिरावट हो जाएगी, इस आशा से वर्तमान उपभोग को स्थगित करते रहते हैं। उत्पादन के कम होने के कारण बेकारी फैलती है और बेकारी की अवस्था में लोगों को अपना उपभोग और भी कम करना पड़ता है। इसके फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में उत्पादन एक और भी कम होता जाता है। एक प्रकार का चक्र प्रारंभ हो जाता है जिससे अर्थव्यवस्था दिन पर दिन नीचे की ओर गिरती चली जाती है। इस प्रकार मांग की कमी, उत्पादन की कमी, रोजगार की कमी, विनियोग की कमी का यह चक्र चलता रहता है। मंदी की समस्या को सार्वजनिक व्यय द्वारा सुलझाया जा सकता है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री लॉर्ड कीन्स के अनुसार मंदी की अवस्था में सरकार को सार्वजनिक व्यय में सब प्रकार की वृद्धि कर देनी चाहिए। सरकार निजी निवेश को भी प्रोत्साहन देने के लिए अपने व्यय को बढ़ा सकती है। इस प्रकार मंदी तथा बेरोजगारी की अवस्था के समय सरकार जो खर्च करती है वे दो प्रकार के होते हैं। पहला है क्षतिपूर्ति व्यय, कंपनसेटरी एक्सपेंडिचर। इस प्रकार के सार्वजनिक व्यय में वह खर्च शामिल होते हैं जो सरकार रोजगार तथा कुल मांग को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक निर्माण के कार्यों पर खर्च करती है। प्रोफेसर टेलर के अनुसार क्षतिपूर्ति व्यय का अर्थ आय के विशेष स्तर को प्राप्त करने के लिए निजी निवेश में पाए जाने वाले कमी के लिए सार्वजनिक व्यय का प्रतिस्थापन है। इस प्रकार के खर्चों के दो प्रभाव पड़ते हैं। एक तो सार्वजनिक निवेश बढ़ने के कारण गुणक प्रभाव, मल्टीपल इफेक्ट के फलस्वरूप आय कई गुना बढ़ जाती है जिससे रोजगार बढ़ना शुरू होता है। रोजगार बढ़ने के कारण मांग बढ़ती है और मांग बढ़ने के फलस्वरूप रोजगार और अधिक बढ़ता है। इस प्रकार बेकारी और मंदी को दूर करने का सुधारात्मक चक्र प्रारंभ हो जाता है। क्षतिपूर्ति व्यय इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे निजी निवेश में कमी ना हो। आपने लास्ट ईयर मैक्रो इकोनॉमिक्स में मल्टीप्लायर गुणक वाला चैप्टर पढ़ा है। उस वाली गुणक प्रक्रिया जो आप जानते हैं उसी के अनुसार मंदी से निकला जा सकता है। दूसरा है पंप प्राइमिंग व्यय। कीन्स ने मंदी के दिनों में एक और भी प्रकार के सार्वजनिक व्यय की चर्चा की जिसे पंप प्राइमिंग व्यय कहते हैं। मंदी के समय निजी निवेश कम हो जाता है। निजी निवेश कम होने वाली इस कमी को दूर करने के लिए अर्थव्यवस्था में एक प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। यदि सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश किया जाएगा तो उससे निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा, उसमें वृद्धि होने लगेगी। इस प्रकार किए गए सार्वजनिक व्यय को पंप प्राइमिंग व्यय कहा जाता है क्योंकि जिस प्रकार किसी पंप में थोड़ा सा पानी डालने से उसमें पानी आना प्रारंभ हो जाता है, असंख्य धाराएं निकलने लगती हैं, उसी प्रकार मंदी के समय में सरकार थोड़ा सा व्यय करती है तो गुणक प्रभाव से राष्ट्रीय आय बढ़ती है जिसके फलस्वरूप मांग बढ़ती है और निजी निवेश तेजी से बढ़ेगा। मंदी काल में किए जाने वाले व्यय को टेलर ने 3 भागों में बांटा है। फर्स्ट है गृह सहायता, होम रिलीफ। दूसरा बेकारी क्षतिपूर्ति योजना, अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन प्लान्स एंड कार्य योजना, वर्क प्रोजेक्ट्स। गृह सहायता का अर्थ है कि यह सहायता गरीब व्यक्तियों को अपना उपभोग बढ़ाने के लिए बिना उनसे काम लिए दी जाती है। यह एक
प्रकार का हस्तांतरण होता है। इसका लाभ यह होता है कि देश में उपभोग की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, लोग अधिक उपभोग करने लगते हैं। जैसे मंदी के समय में एक प्रमुख उदाहरण है कीन्स के समय से कि अर्थव्यवस्था को निकालना है तो सरकारों को दिन में लोगों से खड्डे खुदवाने चाहिए और रात को खड्डे भरवाने चाहिए कि किसी तरह लोगों के पास पेमेंट जाए, आय प्राप्त होगी तो वे खर्चा प्रारंभ कर देंगे। बेकारी क्षतिपूर्ति कोष मालिकों, श्रमिकों तथा सरकार की सहायता से बनाया जाता है। ये कोष, इस फंड में बेकारी के दिनों में श्रमिकों को सहायता दी जाती है। सरकार सार्वजनिक निर्माण जैसे सड़क, पुल और बांध आदि की योजनाएं बनाकर उन पर खर्च कर सकती है। सरकार निर्यात को प्रोत्साहन देकर भी मंदी को बचाने का उपाय कर सकती है। इस प्रकार के सार्वजनिक व्यय का मुख्य उद्देश्य व्यापार को बढ़ाना और निजी निवेश को प्रोत्साहन देना होता है। सार्वजनिक व्यय और कीमत वृद्धि, डिप्रेशन का उल्टा होता है इन्फ्लेशन। पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड इन्फ्लेशन, कीमत वृद्धि की स्थिति को नियंत्रित करने के में सार्वजनिक व्यय सहायक हो सकता है। इस अवस्था में सार्वजनिक व्यय में दो प्रकार से परिवर्तन किए जाने चाहिए। पहला, उत्पादन में वृद्धि, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। इस अवस्था में सार्वजनिक व्यय का उपयोग उत्पादन बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए। इससे उत्पादन कार्यों को प्रोत्साहन मिलेगा, उत्पादन में वस्तुओं की पूर्ति बढ़ेगी और मूल्य कम होने प्रारंभ हो जाएंगे। इन कार्यों के लिए अधिक आय प्राप्त करने के लिए सरकार को प्रत्यक्ष कर अधिक लगा देने चाहिए। कर लगाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि उत्पादन पर उसका बुरा प्रभाव न पड़े। दूसरा है उपभोग में कमी, रिडक्शन इन कंजम्पशन। सरकार को कीमत वृद्धि की अवस्था में उपभोग व्यय भी कम करना चाहिए, अर्थात बचत के बजट, सरप्लस बजट बनाने चाहिए। वैसे सरकारें ज़्यादातर घाटे के बजट बनाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रोजगार पर सार्वजनिक व्यय का प्रभाव। सार्वजनिक व्यय का रोजगार पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। इसका अध्ययन विकसित और अल्पविकसित देशों में विभिन्न प्रकार से किया जाना चाहिए। विकसित देशों में रोजगार तथा सार्वजनिक व्यय, लॉर्ड कीन्स के अनुसार विकसित देशों में रोजगार की कमी प्रभावपूर्ण मांग की कमी के कारण उत्पन्न होती है। इन देशों में रोजगार को बढ़ाने में सरकारी व्यय में की जाने वाली वृद्धि का बहुत अधिक महत्व है। मंदी तथा बेरोजगारी के समय में निजी निवेश अधिक वृद्धि नहीं होती है। इस निवेश में आवश्यकता अनुसार वृद्धि न होने के फलस्वरूप मांग कम हो जाती है। निजी निवेश की कमी को पूरा करने के लिए सार्वजनिक निवेश में वृद्धि करना आवश्यक है। रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के लिए सार्वजनिक निर्माण के कार्य जैसे सामाजिक आधार और आर्थिक आधारभूत ढांचा, सड़क, नहर, अस्पताल, स्कूल, पार्क का निर्माण किए जाने वाले खर्च के फलस्वरूप निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलता है, रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है। मंदी के दिनों के लिए सरकार को सार्वजनिक निर्माण की योजनाएं तैयार रखनी चाहिए। इन योजनाओं का आकार काफ़ी बड़े पैमाने पर होना चाहिए। इन योजनाओं पर किया जाने वाला खर्च तब तक जारी रखना चाहिए जब तक निजी निवेश सामान्य नहीं हो जाता। सार्वजनिक निर्माण की योजनाओं पर किए जाने वाले व्यय के फलस्वरूप गुणक प्रभाव के कारण आय में कई गुना वृद्धि होगी और बचत और निवेश में वृद्धि होगी और रोजगार की मात्रा बढ़ जाएगी और अर्थव्यवस्था पुनः पटरी पर आ जाएगी। अल्पविकसित देशों में रोजगार तथा सार्वजनिक व्यय। अल्पविकसित देशों में रोजगार की समस्या विकसित देशों से अलग होती है। विकसित देशों में बेरोजगारी की समस्या अल्पकालीन होती है और व्यापारिक चक्र के कारण उत्पन्न होती है। इसे हम कीन्स द्वारा बताए गए तरीकों से दूर कर सकते हैं, परंतु अल्पविकसित देशों में बेरोजगारी की समस्या संरचनात्मक होती है। यहाँ चक्रीय बेरोजगारी भी पाई जाती है और छिपी बेरोजगारी भी पाई जाती है। इन बेरोजगारी को दूर करने के लिए चक्रीय बेरोजगारी उस बेरोजगारी को कहते हैं जो अल्पविकसित देशों में बाहरी कारणों से उत्पन्न होती है। अल्पविकसित देश अधिकतर अपना कच्चा माल निर्यात करते हैं। जब विदेशों में ट्रेड साइकिल के कारण बेरोजगारी होती है, मांग की कमी हो जाती है, तो अल्पविकसित देशों पर उसका प्रभाव आ जाता है और बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है। इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करती है तो उसका बेरोजगारी पर अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के फलस्वरूप लोगों की जो आय में वृद्धि होगी, परंतु वह इस बढ़ी हुई आय को या तो आयात की गई वस्तुओं पर खर्च करेंगे या घरेलू उत्पादन पर खर्च कर देंगे। आयात पर किए जाने वाले खर्च के फलस्वरूप देश के रोजगार में वृद्धि नहीं होती और जो धन घरेलू उत्पादन पर खर्च किया जाएगा उससे अल्पविकसित देशों में उत्पादन तथा रोजगार बढ़ने के स्थान पर कीमतें बढ़ जाएंगी। इस कारण अल्पविकसित देशों में उत्पादन क्षमता सीमित होती है, इसमें बढ़ती हुई मांग को पूरा करने का सामर्थ्य नहीं होता है। अतः अल्पविकसित देशों में सार्वजनिक व्यय का उद्देश्य अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण और विविधीकरण करना होना चाहिए। इसका अर्थ है कि सरकार नए निवेश उद्योगों की स्थापना करे, निजी उद्योगों के विकास में सहायता दे, कृषि के विकास को बढ़ावा दे। इसका प्रभाव यह होगा कि विदेशों में होने वाली चक्रीय मंदी के कारण देश में चक्रीय बेरोजगारी नहीं रहेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है छिपी बेरोजगारी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अल्पविकसित देशों में बेरोजगारी की मुख्य समस्या छिपी हुई बेरोजगारी है। इस तरह की बेरोजगारी अधिकतर कृषि क्षेत्रों में पाई जाती है। इससे अभिप्राय है कि कृषि क्षेत्र में
जितने लोग वास्तव में काम में लगे रहने चाहिए उससे ज़्यादा अधिक लोग काम पर लगे होते हैं। इस प्रकार की बेरोजगारी को दूर करने के लिए पूंजी निर्माण में वृद्धि की आवश्यकता होती है। प्रोफेसर राजा जे चेलिया के अनुसार पूंजी निर्माण तथा योजनाबद्ध विकास दोनों चक्रीय और छिपी बेरोजगारी को दूर करने के लिए आवश्यक एवं लाभप्रद हैं। सार्वजनिक व्यय तथा आर्थिक विकास। सार्वजनिक व्यय और आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने में काफ़ी सीमा तक सहायक सिद्ध हो सकता है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में विकास की दर को स्थिर रखने के लिए सार्वजनिक व्यय निवेश तथा उपभोग व्यय की उचित मात्रा को बनाए रखने में सहायक होता है। इसके फलस्वरूप प्रभावपूर्ण मांग में कमी नहीं होती तथा आर्थिक विकास की पूर्ण रोजगार की दर कायम रहती है। अल्पविकसित देशों में आर्थिक विकास की स्थिति को प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक व्यय महत्वपूर्ण होता है। सार्वजनिक व्यय द्वारा नए उद्योगों की स्थापना होती है। आर्थिक और सामाजिक आधारभूत ढांचे पर सड़कें, बिजली, सिंचाई आदि की व्यवस्था अच्छी होती है। निजी उद्योगों तथा कृषि के विकास में सहायता मिलती है। R&D मजबूत होता है। बाजारों का विस्तार होता है। निवेश तथा पूंजी निर्माण की दर बढ़ती है। यदि सार्वजनिक व्यय विदेशी पूंजी द्वारा किया जाता है तो और अधिक प्रभावपूर्ण सिद्ध होता है। इसके लिए सभी सरकारें प्रवासी अपने जो नागरिक होते हैं उनको आकर्षित करती हैं, विदेशी मुद्रा को आकर्षित करती हैं। परंतु यदि सार्वजनिक व्यय अनुत्पादक कार्यों या गलत नीति के आधार पर किए जाते हैं तो उसके फलस्वरूप कीमतों में वृद्धि होती है। आजकल भ्रष्टाचार और घोटाले बढ़ते हैं। आर्थिक विकास की दर बढ़ने की बजाय कम भी हो सकती है। अतः प्रत्येक देश में आर्थिक विकास, उत्पादन, वितरण, स्थिरीकरण और रोजगार पर सार्वजनिक व्यय का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इसी के साथ ये वाला हमारा चैप्टर आज खत्म होता है। धन्यवाद।